इसको आप बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। एक तरह से यहाँ पर हम बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिससे आप बैलेंस शीट को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो शब्द बना है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, अकाउंटिंग प्लस इक्वेशन। जहाँ हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस of recording financial transaction। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और दूसरी तरफ इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल। जो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ये मैथ्स के अकॉर्डिंग है। तो हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है बिजनेस की, जो चेंज करती है फाइनेंशियल पोजीशन में। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने का मतलब है बिजनेस में एसेट्स का और लायबिलिटीज का कम या ज्यादा होना। जब हम इसको बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके चार करेक्टरिस्टिक नॉर्मली होते ही हैं। जैसे कि अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में टू एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें हम इंटरनल एस्पेक्ट एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट दोनों को ही स्टडी करते हैं। इसमें फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होता है, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का चेंज होने का मतलब अभी हमने कहा कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है। चौथा सॉरी, ये मनी वैल्यू, यहां पर जो वैल्यूज हैं वो मनी में होना जरूरी है। तो यहां पर कहने का मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हुआ? अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन हुई जो हमारे लेन देन, ट्रांजैक्शन को हम लेन देन भी कहते हैं, लेन देन को इस तरह से हम, तो ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम को पूरा करता है। कैसे पूरा करता है? देखिए, जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो उसमें हमारे पास एसेट्स या लायबिलिटी बढ़ती हैं या घटती हैं। अगर कोई चीज हमारे पास आएगी, अगर इनकमिंग होगी तो कुछ चीज आएगी भी। इस तरह से ये दो साइड जो हैं हमेशा ही बराबर रहेंगी। इन दो साइड्स को ही हमेशा बराबर रहने की सिचुएशन को ही हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोला, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन बोला है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारी हमेशा ही बराबर रहेगी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एसेट्स जो हैं इक्वल टू लायबिलिटीज, ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इस लायबिलिटी में हमारे पास दो टाइप की लायबिलिटीज हैं। एक है इंटरनल लायबिलिटी और एक है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को हम कैपिटल भी बोलते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम सिर्फ लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी फर्दर इसको थोड़ा एक्सपेंड किया जाए तो एक्सपेंड करने पर हमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन मिलती है वो मिलती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये जो कैपिटल है ये इंटरनल लायबिलिटी है और जो लायबिलिटी है ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और एसेट्स ऐसी कोई भी आइटम जो हमारे पास है जो बिजनेस में है वो हमारी एसेट्स रहेगी।
तो इस तरह से जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि हमारी ये दो साइड्स, अब ये दो साइड्स बन गई हैं। कौन कौन सी दो साइड बन गई हैं? पहली साइड है हमारी एसेट साइड। एसेट साइड will be always equal to the capital plus liability side। एसेट साइड हमेशा ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड के बराबर होगी। कैसे भला? बिजनेस में, बिजनेस में सबसे पहले अगर हम देखें तो बिजनेस में एक ओनर जो है वो पैसा बिजनेस में लगाता है। अगर एक ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, फर्स्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड by owner in the business, मालिक द्वारा बिजनेस में पैसे लगाना। इस कॉन्सेप्ट से समझने से पहले आप मेरे ख्याल से अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ओनर होता है और जो बिजनेस है वो एक दूसरे से अलग हैं। जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है कैपिटल के तौर पर, बिजनेस उसे उधार का पैसा मानता है, उधार लिया गया पैसा मानता है, और इस तरह से बिजनेस जो है एक दूसरे से अलग अलग रहता है। ओनर जो है बिजनेस से अलग रहता है। हम इस कॉन्सेप्ट को हमेशा मान के चलेंगे। अगर ऐसा है तो अब इससे पहले थोड़ा सा और हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी एसेट्स जो हैं बिजनेस के अंदर, बैलेंस शीट के जैसे हमने कहा, ये हमें बैलेंस शीट के बारे में बताती है। तो बैलेंस शीट के बारे में क्या क्या बताती है देखिए। बैलेंस शीट के बारे में हमें क्या क्या पता चलता है। तो बैलेंस शीट जो होती है एक टी शेप हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। एक तरफ हमने लिखा एसेट्स, दूसरी तरफ हमने लिखा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब एसेट्स क्या क्या हैं? एसेट वो सारी चीजें हैं जो बिजनेस के अंदर हैं, एसेट्स कहलाती हैं। जैसे जिसमें हम कैश कह सकते हैं, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, या फिर हमारे पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है वो, या फिर फर्नीचर, या फिर मशीनरी, या फिर बिल्डिंग जिसमें प्लांट भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। ये सारी चीजें हमारी एसेट्स कहलाएंगी जो बिजनेस के पास ऑक्युपाई किया हुआ है, बिजनेस ने जिसको ऑक्युपाई किया हुआ है। लायबिलिटी में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पहले ही। दूसरा जो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी जैसे कि कैपिटल, जैसे कि प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, हमने ओनर को देना है। जैसे कि अगर इससे हम ड्राइंग भी कह सकते हैं, ड्राइंग हमारी एसेट है, बट ड्राइंग को हम इस तरफ ना लिखकर हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल में से लेस करते हैं नॉर्मली। इसके अलावा कोई भी ऐसा पैसा जो बाहर के किसी पर्सन को हम लायबिलिटी कह देते हैं। लायबिलिटी में बाहर की लायबिलिटी है, जैसे हमने कोई लोन ले रखा है, जैसे हो सकता है हमने कोई बैंक ओवरड्राफ्ट कर रखा हो, या एक्सेट्रा, या फिर हमारे पास कोई क्रेडिटर है। हम क्रेडिटर के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। एक बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में डिस्कशन किया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है सुनिए। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट पे ही होता है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। बैंक ओवरड्राफ्ट ओनली जो करंट अकाउंट होता है उस पर ही अवेलेबल रहता है। और करंट अकाउंट जो होता है वो एक बिजनेस क्लास है, बिजनेस के लिए होता है। एक इंडिविजुअल पर्सन जो है करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। बैंक अपने पुराने ग्राहक को
ऐसा ग्राहक जो उसका पुराना है, काफ़ी टाइम से बिजनेस से बैंक से जुड़ा हुआ है। बैंक जो है अपने पुराने ग्राहकों को कुछ स्पेशल फैसिलिटी देता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी निकालने के लिए जो उनके अकाउंट में है उससे ज़्यादा, और ये कुछ टाइम के लिए देता है। इस वजह से हम बैंक अकाउंट को एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन कह सकते हैं। तो बैंक से जो हमने एक्स्ट्रा पैसा लिया है, ये एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन है। ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाता है, बिजनेस ने ये पैसा वापस देना है। तो हमारे पास दो साइड्स हैं, जो एसेट और लायबिलिटी है वो हमेशा ही बराबर रहेंगी। इसमें अगर हम ये कहें, अगर एक पर्सन ने पैसा बिजनेस इंट्रोडक्शन किया है, पैसा लिया है, 1 लाख रुपया से बिजनेस शुरू किया, तो एक तरफ हमारे पास एसेट्स, दूसरी तरफ कैपिटल और प्लस लायबिलिटी। इस केस में देखें तो एसेट के तौर पर हमारे पास कैश आता है जो कि है 1 लाख रुपया, और कैपिटल के तौर पर हमारे पास कैपिटल आती है जो कि है 1 लाख रुपया, और लायबिलिटी हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो दोनों तरफ 1 लाख रुपया अभी भी है। मान लीजिए अभी इसी के अंदर क्या रहता है, अब इस 1 लाख रुपए में से कुछ पैसा वो पर्सन क्या करता है, फर्नीचर खरीदने में इस्तेमाल करता है। अगर फर्नीचर खरीदने में इस्तेमाल करता है तो क्या होगा, मान लीजिए जो ओनर जो है परचेज करता है फर्नीचर 4 रुपीज 40,000 इन कैश। अब मालिक के पास पहले से, जो मालिक ने यहां पर 1 लाख रुपया लगा रखा है, बिजनेस में 1 लाख रुपया है, उसमें से 40,000 रुपये फर्नीचर खरीद लेता है, और बाकी क्या बच जाएगा, उसके पास 60,000 रुपया बच जाएगा। अब देखा जाए तो हमारे पास जो एसेट्स थी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस में कैश खरीदा गया है माल, ये जो फर्नीचर कैश में खरीदा गया है, तो कैश जो है पहले से, जो कैश जो था, जो 1 लाख पहले था, और कैपिटल जो थी 1 लाख पहले थी, कैश जो है कम हो जाएगा 40,000 रुपये से, और कितना बच जाएगा, 60,000 रुपये बच जाएगा, क्योंकि हमने कैश पे कर दिया, हमारे पास अब कैश नहीं है। बट उसके अगेंस्ट हमारे पास फर्नीचर आ गया है, फर्नीचर हमारे पास, सॉरी हाँ, 40,000 रुपये का फर्नीचर आ गया है। तो अब देखा जाए टोटल एसेट जो है, यहां पर देखा जाए 60,000 का कैश रखा है, 40,000 फर्नीचर है, तो दोनों 1 लाख ही बन जाता है। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया है, तो इस वजह से लायबिलिटी हमारी अभी भी 1 लाख ही बनी हुई है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मान लीजिए अब जो है ओनर क्या करता है, अब ओनर के पास हम पहले ले लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट साइड है और लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड में हमारे पास कैश था जो कि अभी उसके पास 60,000 है, फर्नीचर है जो कि उसके पास अभी 40,000 है, और लायबिलिटी में कैपिटल है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल जो है उसकी जो कि 1 लाख रुपए उसके पास है। लेट मान लीजिए जो ओनर है परचेज करता है रॉ मटेरियल फॉर क्रेडिट, क्रेडिट पर रॉ मटेरियल लेता है 40,000 रुपए का, यानी उधार पर वो क्या करता है, 40,000 रुपए का माल उधार पर खरीद लेता है। अगर उधार पर खरीदेगा तो उसके पास क्या जनरेट होंगे, क्रेडिटर जनरेट होंगे, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। एक तरह से देखा जाए इस इक्वेशन की वजह से, इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे पास स्टॉक पहले से आ जाएगा जो कि 40,000 रुपए का है। कुछ एसेट में से तो गया तो नहीं है, बट जो लायबिलिटी है क्रेडिटर वो जनरेट हो गए हैं पहले से 40,000 रुपए। तो अब दोनों साइड देखी जाए तो क्या रहेगी, देखिए 60,000 हमारे पास कैश है, 40,000 हमारे पास फर्नीचर है, और 40,000 हमारे पास स्टॉक है, 1 लाख
कैपिटल एज इट इज रखी है और 40,000 क्रेडिटर हैं, तो दोनों साइड मिलाकर देखी जाए तो 1,40,000 रुपये इस तरफ और 1,40,000 रुपये इस तरफ भी हो जाता है। इस तरह से ये अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी हमारी मैच कर रही है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, हमने गुड्स जो है मान लीजिए सेल कर दी। अब जो ये माल जो परचेज किया था हमने, अभी जो माल हमने परचेज किया था, ये जो हमने माल परचेज किया था 40,000 रुपये का। अब फोर्थ इक्वेशन में यहीं पर लिख लेता हूँ। फोर्थ में मान लीजिए, फोर्थ में क्या कहता है, गुड्स जो है वो हमने सोल्ड कर दी है वर्थ रुपीज 30,000। 30,000 रुपये का माल हमने बेच कर दिया है। फोर कितने रुपए में, 40 रुपए में, 40,000 रुपये में हमने इसको सेल कर दिया। तो देखा जाए 10,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। अभी हमने अकाउंटिंग जब ये बात कर रहे थे, हम कह रहे थे जो प्रॉफिट होता है वो हमारा लायबिलिटी होता है बिजनेस की, ओनर के प्रति लायबिलिटी होता है। तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन से बिजनेस में क्या असर रहेगा, तो हम इसको देखते हैं। तो देखिए, इस अकाउंटिंग इक्वेशन से बिजनेस में क्या असर हुआ, जो माल था, अब कैश हमारे पास नहीं आया, कैश वर्थ रुपीज फॉर प्रॉफिट। अब मान लीजिए इन एट क्रेडिट किया है हमने, उधार में सेल किया है। अगर उधार में सेल किया है तो कैश नहीं आया हमारे पास। कैश नहीं आया तो हमारे क्या जनरेट हो गए, डेटर्स जनरेट हो गए। तो 40,000 वो लोग हैं, 40,000 पैसे हमने लोगों से लेने हैं, तो डेटर्स जनरेट हो चुके हैं। अब इससे माल जो है हमारा 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का माल कम हो गया है। बट इससे हुआ क्या, जो ओनर को प्रॉफिट हुआ वो ओनर के कैपिटल में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारी बिजनेस के ओनर के प्रति लायबिलिटी है। अब देखिए, फिर भी क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में इधर 60,000 कैश है, 40,000 हमारे पास फर्नीचर है। अब स्टॉक जो है वो 10,000 रह गया है और डेटर 40,000 हैं। अब कैपिटल जो है 1,10,000 है और क्रेडिटर 40,000 ही है। तो दोनों तरफ देखा जाए 1,50,000 अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बन रही है, अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बिल्कुल प्रूफ हो रही है। इसके बाद हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, ये फोर्थ ट्रांजैक्शन हो चुकी है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में हम मान लेते हैं हमने माल जो 10,000 रुपये का माल है वो 20,000 में सेल कर दिया कैश में। मान रहे हैं, यहां पर होता नहीं 100% प्रॉफिट। हमने क्या किया है, वर्थ स्टॉक ₹10,000 सोल्ड फॉर कैश एट 20,000। हमने 20,000 में माल बेच दिया है। जो माल है हमारा 20,000 में बेच दिया। माल कितने का था, 10,000 का था। तो माल तो हमारा यहां से 10,000 कम हो गया। 20,000 हमारे पास कैश, देखो कैश 20,000 आएगा, 20,000 कैश 20 में आया बिजनेस में। और जो प्रॉफिट 10,000 है इसका, देखो 20,000 का माल बेचा, माल की लागत हमारे पास 10,000 थी, 10,000 जो प्रॉफिट हुआ वो ओनर को दे देते हैं। तो अब होगा क्या, देखते हैं। 80,000 रुपये हमारे पास कैश है, 40,000 रुपये हमारे पास फर्नीचर है, माल जो है कुछ नहीं रह गया है। अब स्टॉक जो डेटर्स जो है वो 40,000 ही है और 1,20,000 हमारे पास कैपिटल है और 40,000 हमारे पास क्रेडिटर है। दोनों तरफ देखा जाए तो 1,60,000 अभी भी बनता है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से। अब इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई रेंट पेड किया है, ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन थी हमारी। मान लीजिए कोई रेंट पेड किया है, रेंट सिक्स्थ है हमारे पास, रेंट पेड ₹1,000। अगर कोई रेंट पेड किया है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये अगर आपने कोई रेंट पेड किया है तो रेंट हमारा खर्च है और खर्च को हम एक तरह से लॉसेस की तरह ट्रीट करते हैं। यहां पर जिस तरह से प्रॉफिट हमारी कैपिटल में ऐड होता है तो लॉसेस क्या होंगे, लेस होंगे।
लॉसेज और एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। और ये लॉसेज और एक्सपेंसेस नॉर्मली अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होकर हमारे पास यहाँ ट्रांसफर होते हैं, बट इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हम डायरेक्टली कर देंगे। तो खर्च है, हमने रेंट पेड किया है, मान लीजिए रेंट 1000 रुपये पे किया है, तो कैश हमारा कम हो जाएगा। और इस तरह से लॉसेज है तो कैपिटल भी 1000 कम हो जाएगी। तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर कितना हो जाता है 79,000, यहाँ पर 40,000, यहाँ पर नील रहेगा अभी भी, और यहाँ पर हमारे पास कितना था डेटर्स, सॉरी ये तो हमने बीच में टोटल करके लिखा है, इसका कोई रोल नहीं। ये 40,000 ही है अभी तक, ये 1,19,000 है, और ये 40,000 है। तो हमारे पास 1,59,000 अभी भी दोनों साइड का टोटल बना रहता है। इस तरह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमेशा ही बराबर रहेगी। तो हम कुछ क्वेश्चन भी करके देखते हैं जिससे क्या रहेगा, और अकाउंटिंग बनाते वक्त, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते वक्त किस तरह से, किस फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है उस बारे में भी बात करते हैं, जिस तरह से अकाउंट समझने वाले को, आपके क्वेश्चन देखने वाले को क्लियरली हर चीज़ समझ में आए। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड, और इससे क्वेश्चन को करने के लिए आप किस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए, एक तरफ हमारे पास ये 3 कॉलम बनाए मैंने, एक तरफ हमारे पास हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, इस तरफ हमारे पास एसेट्स रहेंगी, और इस तरफ हमारे पास कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। देखा जाए तो यहाँ पर जो एसेट और ये दोनों बराबर होनी जरूरी है, इस वजह से मैं इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि यहाँ से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। तो अब ट्रांजैक्शन पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते रहते हैं। पहले शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर द बैलेंस शीट, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 इक्वेशन। क्या है हमारे पास, पहला मुकेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अब देखिए, पहली ट्रांजैक्शन हमने की है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस। तो बिजनेस में अब क्या आया, बिजनेस में 2 चीजें हुई, पहला कैश आया हमारे पास, और दूसरा कैपिटल आई। जब कैश आया तो हमने लिखा कैश, और यहाँ कैपिटल। कैश जो है वो 80,000 कैश आ जाता है, और कैपिटल आ जाती है 80,000 रुपीज। आप चाहें तो हर बार ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो आप एक बार में ऐड लेस कर सकते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, माल जो है कैश में खरीदा गया 28,000 रुपये का, तो परचेज गुड्स फॉर कैश। अब कैश में माल अगर परचेज किया गया है तो यहाँ क्या होगा, जो माल है कैश कम हो जाएगा, 28,000 रुपये से कैश कम हो जाएगा। अब माल अगर परचेज किया गया है तो यहाँ पर माल आ जाता है, एसेट आ जाती है, एक और एसेट आ जाती है जिसका नाम है स्टॉक, ये आ जाता है 28,000 रुपये का। अब यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया, बाकी जगह भी कोई चेंज नहीं आया है। तो देखिए आगे थर्ड ट्रांजैक्शन, थर्ड जो ये ब्रैकेट में दिया लिख रहा हूं मैं, ये लेस रहेगा, बाकी ऐड रहेगा। देखिए अभी आगे थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, माल क्रेडिट में परचेज किया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 28,000 रुपये का माल परचेज किया। तो बिजनेस में माल आया, सॉरी 20,000 रुपये का माल परचेज किया, क्रेडिट पे किया तो हमारे क्रेडिटर क्रिएट हो गए हैं। क्रेडिटर बिजनेस में जो लायबिलिटी कहलाते हैं, बिजनेस में क्रेडिटर क्रिएट हो गए हैं। तो हम यहाँ क्रेडिटर के लिए और कॉलम बना लेते हैं लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर, जो कि कितने रह जाएंगे, 20,000 रुपये के क्रेडिटर हो गए हैं।
ठीक है, ये ऐड होगा। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6000 का। तो बिजनेस में एक और ट्रांजैक्शन आ जाती है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आती जाए वैसे वैसे आप कॉलम बनाते जाएं। बिजनेस में हमारे पास एक और आइटम आ गई है एसेट, जिसका नाम है फर्नीचर। फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारे पास 6000 का है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने 6000 में, सॉरी, कैश 6000 में हमने फर्नीचर परचेज किया, तो 6000 हमारे पास से चले गए हैं। अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन, पेड रेंट 2000, रेंट पेड किया है। अगर रेंट पेड किया है, रेंट अगर एक्सपेंसेस है, रेंट पेड, तो पेड रेंट किया है कितने रुपए का, रेंट पे किया है हमने 2000 रुपीज का, तो कैश जो है हमारे पास से कम हो जाएगा। दूसरा, अगर रेंट है तो ये हमारे पास से कैपिटल से भी कम होगा, कैपिटल में से भी हम इसको कम कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इन चीज़ों का इफेक्ट आ रहा है। तो आगे देखते हैं सिक्स्थ में क्या रहेगा, रिसीव कमीशन। अगर कोई कमीशन, जो प्रॉफिट है वो ओनर को बेनिफिट होगा। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हमने रिसीव किया जो कि है कमीशन 500, तो बिजनेस में कैश आया है और प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड कर देंगे। उसके बाद 7 ट्रांजैक्शन, विड्रॉल कैश फॉर प्राइवेट यूज, बिजनेस से विड्रॉल कर लिया गया है प्राइवेट यूज के लिए 3000 रुपया। तो ड्राइंग कर देते हैं हम यहाँ पर। ड्राइंग आप जानते हैं, बिजनेस से 3000 रुपया हमारा कम हो गया है। और हमने जैसे कि अकाउंट, अभी याद होगा आपको, हमने बताया था ड्राइंग को हम यहाँ कैपिटल में से लेस करते हैं, तो यहाँ पर हम 3000 रुपये लेस भी कर देते हैं। अब एट्थ में देखते हैं, एट्थ में क्या है, कहता सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स, हम गुड्स क्रेडिट में सेल कर देते हैं जिसकी वैल्यू 30,000 थी। तो स्टॉक तो हमारे पास टोटल जितना था 48, उसमें से 30,000 का स्टॉक जो है वो यूज हो चुका है। जो हमने बेच दिया है क्रेडिट में 40,000 रुपये में, जो क्रेडिट में हमने 40,000 में बेचा है, अगर क्रेडिट है तो हमारे पास क्या जनरेट होंगे, क्रेडिट में तो डेटर जनरेट होंगे। हमने बेचा है ये, तो डेटर जनरेट होंगे यहां पर। तो हम डेटर्स जो है एक और कॉलम जैसे बना लेते हैं डेटर्स का। तो डेटर्स का हमने कॉलम बनाया जिसमें 40,000 रुपये हमारे पास डेटर्स के नाम के आने हैं। अब इनमें देखा जाए 10,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ तो वो ओनर को दे देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से होगा। अब नाइन्थ और लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, कहता है पे टू क्रेडिटर। पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने 15,000 दिए, क्रेडिटर देखो 20,000 थे जिसमें से 15,000 हमने उनको दे दिया। यहाँ पर नहीं लिख देना आपने, यहाँ पर लिखना, 15,000 हमने दे दिया और कैश हमारे पास से 15,000 चला गया और कोई भी ट्रांजैक्शन इफेक्टेड नहीं होगी। तो हम देखते हैं अब सारी चीज़ें करने के बाद, कैश सबसे पहले। अब कैश, कैश में हमारे पास 80,000 पहले ऐड किया, फिर लेस करते हैं, फिर लेस, और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो कैश है वो 26,500 होता है। इसी तरह जो स्टॉक है वो स्टॉक हमारे पास अब 18,000 बच जाएगा। 48,000 तो यहाँ पर था और 30,000 लेस करें, अब यहाँ पर 6,000 हमारे पास है और ये 40,000 हमारे पास है। इसी तरह कैपिटल में पहले हमने ऐड किया, फिर हमने एक आइटम लेस की और फिर ऐड किया, तो कैपिटल 85,500 रहती है और क्रेडिटर जो है लायबिलिटी में हमारे 5,000 ही बच जाते हैं। इस तरह से इस साइड टोटल करें तो हमारे पास 90,500 रहेगा, इस साइड भी टोटल करें तो 90,500 रहेगा। ये अकाउंटिंग हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें देखिए हम अलग अलग चीज़ों को थोड़ा सा और देख लेते हैं, कैसे किसी ट्रांजैक्शन से हमारी एसेट और लायबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है और कैसे डिक्रीज हो रही है। जो मुकेश ने बिजनेस में सबसे पहले
एस बिजनेस में जब कैश आया तो कैश इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी, कैपिटल भी इंक्रीज हुई, तो दोनों चीजें ही इंक्रीज हुई। जब परचेज किया हमने माल तो कैश तो हमारे पास कम हुआ, स्टॉक हमारा बढ़ा, तो एक आइटम कम हो रही है और एक आइटम बढ़ रही है। यहां पर दोनों आइटम बढ़ रही थी, यहां पर एक आइटम कम हो रही थी और एक आइटम बढ़ रही थी, तो इसका जो डिफरेंस रहेगा वो नलफाई हो जाएगा, तो डिफरेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। परचेज किया, जब हमने क्रेडिटर माल परचेज किया तो एसेट तो बढ़ी ही बढ़ी, लायबिलिटी भी बढ़ी। जब फर्नीचर परचेज किया कैश में तो एसेट कैश कम हुआ और एसेट फर्नीचर बढ़ा। इस तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन से या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, और या एसेट जो है वो बढ़ेगी या कम होगी। अगर दूसरी तरफ से देखें तो अगर कोई एसेट हमारी बढ़ रही है तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, या तो ये होगा, या फिर अगर एसेट कम हुई है तो लायबिलिटी भी कम होगी। काफी बार सिर्फ एक ही तरफ एसेट फर्क आता है, जिस तरह से सिर्फ एसेट में एक एसेट बढ़ रही है तो एसेट ही कम हो रही है, और लायबिलिटी अगर एक बढ़ रही है लायबिलिटी ही कम हो रही है। जैसे हमने कोई क्रेडिटर को पे कर दे लोन लेकर, तो ऐसा भी हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था एक अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद एक बैलेंस शीट बनाइए, तो बैलेंस शीट देखिए हम बना लेते हैं। कैसे बैलेंस शीट बनेगी, बड़ा ही आसान हो गया अब तो बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए, क्योंकि हमने सारी जो ट्रांजैक्शन है उसको अच्छे से समझ के हमने लिख दिया है। तो हमारे पास ये अकाउंटिंग इक्वेशन का ही एक्सपेंशन होता है बैलेंस शीट, जैसे मैंने पहले बोला। इस तरफ हमारे पास हम एसेट्स ले लेते हैं, इस तरफ हम कैपिटल प्लस लायबिलिटी लेते हैं, और यहाँ पर बोल देते हैं ये क्या है, एक बैलेंस शीट है। जो हमने अब एसेट्स की तरफ, सबसे पहले एसेट्स की तरफ हमारे पास स्टॉक कैश था, सॉरी कैश था, जो 26,500 हमने बैलेंस निकाला। दूसरा हमारे पास कैश के बाद स्टॉक था जिसका 18,000 बैलेंस हमारा निकला है। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है जिसका बैलेंस हमारे पास 6,000 निकलता है, और फर्नीचर के बाद डेटर आखिर में जो कि 40,000 रुपये बैलेंस निकलता है। अब दूसरी तरफ हमारे पास जो कैपिटल थी वो कैपिटल हमारी 85,500 थी, और क्रेडिटर जो थे वो 5,000 थे। टोटल दोनों साइड लें तो हमारे पास 90,500 रहता है। इस तरह से एक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव होती है। तो देखिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग का दूसरे तरीके से इस्तेमाल देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन एसेट एंड लायबिलिटी, यानी सभी ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो एसेट पे या लायबिलिटी होता है एंड कैपिटल पे होता है। सबसे पहले स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1,20,000। अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो ये हमारा परफॉर्मा है, इस परफॉर्मे में मैं फिल कर देता हूँ। सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट बिजनेस विद कैश, देखो क्या कर रहे हैं हम, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस में कैश आया तो एक तरफ से एसेट यानी कैश बढ़ी, और दूसरी तरफ से कैपिटल यानी लायबिलिटी भी बढ़ी। अगर बिजनेस में कैश आता है तो कैश बिजनेस में बढ़ता है एसेट के तौर पर, और लायबिलिटी भी बढ़ती है लायबिलिटी के तौर पर, कैपिटल बढ़ जाती है। तो बिजनेस में कितना कैश आया है, 1,20,000 रुपीज, तो 1,20,000 रुपीज हम यहाँ लिख देते हैं, 1,20,000 रुपीज। अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, सेकंड ट्रांजैक्शन में कहता है रेंट रिसीव्ड 10,000। रेंट रिसीव किया तो रेंट रिसीव्ड करने पर बिजनेस में कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी, क्योंकि ये इनकम है रेंट, और इनकम जो है वो ओनर को कैपिटल में ऐड कर देंगे प्रॉफिट का एक हिस्सा मानकर। तो हमारे पास रेंट रिसीव हुआ है 10,000, तो हम 10,000 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं यहां पर 10,000, और यहां पर भी 10,000। ठीक है, आप हर ट्रांजैक्शन के बाद एक लाइन के बाद कर सकते हैं
टोटल कर लीजिए, जिससे आखिर में टोटल करना आसान हो जाता है। ये है 1,30,000 रुपीज़ हो जाएगा और ये 1,30,000 रुपीज़ हो जाएगा। दोनों ही साइड हमारी बराबर है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? इन्वेस्टेड इन शेयर। शेयर क्या होते हैं आप जानते ही हो। कोई जो कंपनी होती है उसके शेयर्स होते हैं। शेयर कैपिटल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। अगर सामान्य शब्दों में समझे, स्मॉल डोमिनेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। यानी शेयर क्या है? जो पूरी कैपिटल को स्मॉल टुकड़ों में बांट दिया जाता है उसको शेयर कहते हैं। और हम शेयर जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदते हैं। कोई भी कंपनी अगर या फर्म शेयर खरीदती है तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के रूप में शेयर खरीदती है। आप इसको शेयर भी लिख सकते हो और लिखना चाहो तो इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो। तो बिजनेस में यहां पर जब हमने इन्वेस्ट किया, शेयर शेयर में पैसा खर्च किया, इन्वेस्टेड इन शेयर, तो पैसा हमारे पास 50,000 रुपये कम हो गया। दूसरी तरफ क्या आया? इन्वेस्टमेंट आई, या फिर शेयर लिख दे दीजिए आप। बिजनेस में शेयर, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के रूप में शेयर आ गए हैं। कितने? 50,000 रुपये। 50,000 शेयर आ गए। इसको हम यहां पर ऐड कर देते हैं, सॉरी, इसको हम यहां पर ऐड कर देते हैं 50,000 रुपये। और उसके बाद एक लाइन लगाकर सभी का टोटल कर लेते हैं। इसका यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, तो यहां पर जो टोटल हो जाएगा वो 80,000 हमारे पास कैश बचा है अब, और शेयर 50,000 रुपये हैं, जो मिलाकर 1,30,000 ही हो जाते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन का मतलब है यहां पर डी ट्रांजैक्शन। मैं डी ही लिख देता हूं। रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? शेयर जो हमने कंपनी में पैसा लगाया उसके बदले में हमें कोई कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है। डिविडेंड एक तरह से प्रॉफिट का वो पार्ट है जो डिविजिबल प्रॉफिट है। किसी भी कंपनी की प्रॉफिट का डिविजिबल जो शेयर होता है, डिविजिबल हिस्सा जो होता है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। यानी जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसको वो पूरे को नहीं बांटती, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है और कुछ हिस्सा बांट देती है। जिसको बांटती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, जो शेयर होल्डर को मिलता है। तो हमें क्या मिला है? डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है क्योंकि हमारी इनकम का एक पार्ट है। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ 5,000 रुपये, तो हम कहेंगे 5,000 रुपये हमारे पास कैश आया है। 5,000 अगर कैश आया है और दूसरी तरफ क्योंकि ओनर का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इसको 5,000 को इस तरफ भी ऐड कर देंगे और उसके बाद एक लाइन लगाकर टोटल भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हमारे पास 85,000 टोटल हो जाता है। यहाँ पर 50,000 ही रहेगा और यहाँ पर 1,35,000। तो देखा जाए अभी भी दोनों साइड बराबर हैं। अब ई ट्रांजैक्शन। ई क्या कहते हैं? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी से। 35,000 रुपये का माल हमने रागनी से परचेज किया, तो हमारे पास अब एक नई ट्रांजैक्शन ऐड हो जाती है, स्टॉक। स्टॉक बिजनेस में ऐड हो जाता है। यहाँ पर अब स्टॉक हमारे पास आ गया। दूसरी तरफ अगर हमने माल उधार में खरीदा था तो क्रेडिटर्स भी आ गए हैं, तो हम यहाँ पर क्रेडिटर को भी ऐड कर देते हैं। तो देखो, तो हमने क्या किया है? ई पॉइंट में परचेज किया है, परचेज गुड्स, माल परचेज किया, तो यहां पर कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं। स्टॉक जो है यहां पर ऐड कर देंगे। स्टॉक हमारा ऐड हुआ है, 35,000 रुपये का स्टॉक ऐड हो गया है और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। क्रेडिटर भी 35,000 रुपये के ऐड हो गए हैं। तो अब एक लाइन लगाकर हम टोटल कर लेते हैं और देखते हैं दोनों साइड बराबर है या नहीं। यहाँ 85,000 अभी भी है, यहाँ 50,000 है और यहाँ 35,000 है। यहाँ 1,35,000 ही रहेगा और ये 35,000 है, तो 1,70,000 दोनों साइड अभी भी बराबर हैं। ई के बाद हम करते हैं एफ, पेड कैश फॉर हाउस होल्डर एक्सपेंसिस। हाउस होल्डर एक्सपेंसिस घरेलू खर्चा, और घरेलू खर्चा कोई फर्म का कोई घर नहीं होता। फर्म क्योंकि हमारे पास इंटेंजिबल होती है, फर्म कोई लिविंग नहीं है। बेशक से वो हमारे पास एक लीगल बॉडी जरूर है, एक लीगल पर्सन है, उसके बावजूद भी वो लिविंग पर्सन नहीं है। बट यहाँ पर जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो मालिक के घर के खर्चे हैं।
तो उसको हम ड्राइंग कहेंगे। जो एफ में हमारे पास कहा जा रहा है एफ कहेंगे ड्राइंग। ड्राइंग है यहाँ, ड्राइंग बाय ओनर। ड्राइंग कितना किया उसने, 7,000 रुपये। तो कैश हमारा 7,000 रुपये कम हो जाता है यहाँ से, और ड्राइंग से भी हम यहाँ कम कर देते हैं, क्योंकि ये खर्चा है तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और एक लाइन लगाकर हम इसका टोटल कर लेते हैं। देखिए और देखते हैं बराबर अभी भी है या नहीं। तो हमारे पास ये 78,000 हो जाता है, 78,000। यहाँ पर अभी भी 50,000 ही है, यहाँ पर 35,000, यहाँ पर हमारे पास रहेगा 1,28,000 हो जाता है, और ये 35,000 ही रहता है। अब एफ के बाद हम देख लेते हैं जी। जी में क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इस अब एफ के बाद हम कर लेते हैं जी। जी में कहता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कॉस्ट 10,000 रुपये की है और हमने बेची 14,000 में, यानी देखा जाए 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा। तो हम गुड सोल्ड किए हैं, 10,000 रुपये का माल था, तो माल जो है वो कम हो गया है, 10,000 रुपये का माल था, ये कम हो गया है। अब हमने किस पर बेची है, कैश में बेची है, तो 14,000 रुपीज हमारे पास कैश आ जाएगा, और इसके बाद जो 4,000 है ओनर को हम दे देंगे। तो इस तरह से ये एक ट्रांजैक्शन 3 जगह असर डालेगी। क्या हो जाता है देखिए, तो 14,000 ऐड करने के जो है ऐड करें इसमें तो 92,000 हो जाएगा। यहाँ पर अभी भी कोई चेंज नहीं है, जो 50,000 ही है। यहाँ पर हमारे पास 25,000, और यहाँ पर 4,000 ऐड करने के बाद 1,32,000, और ये 35,000। अब इसके बाद एफ के बाद हम देख लेते हैं जी के बाद एच, कैश पेड टू रागनी 35,000। रागनी कौन थी, एक क्रेडिटर थी रागनी, जिसे 35,000 रुपये हमने देने थे। अब हमने 35,000 रुपये रागनी को दे दिए हैं, तो हमारे पास एच के अंदर कहता है कैश पेड टू रागनी। तो एच ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं, कैश पेड टू क्रेडिटर। तो 35,000 हमारे पास से यहाँ से कम हो जाएगा, और 35,000 हमने क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे। अब हमने नहीं देना उसको कुछ भी, तो यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं एक। तो देखो कितना कितना बैलेंस बच जाएगा, 92,000 लेस करने के बाद 57,000, यहाँ पर अभी भी 50,000, यहाँ पर 25,000 सॉरी, यहाँ पर 1,32,000 ही रहेगा, और यहाँ पर नील। तो दोनों साइड अभी भी 1,32,000 बराबर आती है। उसके बाद लास्ट एच के बाद आई जो है, आई में क्या कहता है देखिए, कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक। 20,000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट किया। जब आप कैश और बैंक की बात करते हो तो कैश वो पैसा है जो आपके हाथ में है, आपके पास है, और बैंक वो पैसा है जो आपका ही पैसा बैंक अकाउंट में है। तो बैंक को आप अलग तरीके से ट्रीट करते हो, मैं यहाँ बैंक लिख लेता हूँ, लास्ट ट्रांजैक्शन है। तो अब हमारे पास एच में क्या कहता है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। 20,000 रुपये हमारे पास से कैश कम हो जाएगा, और बैंक में 20,000 रुपये डाल देंगे, ऐड कर देंगे, और बाकियों में कोई चेंज नहीं आया। तो दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। आप देखो तो हमारे पास यहाँ 37,000, 50,000, 25,000 और 20,000, 1,32,000 और नील। तो देखा जाए इन सभी का टोटल 1,32,000 अगर आता है, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो जाती है। इस तरह से आप अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है पीडीएफ से, वो आप ओपन करेंगे तो सारी पीडीएफ इस जो वीडियो की आपके पास आ जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़े इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप हमेशा ख्याल याद रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो एसेट इक्वल टू कैपिटल
प्लस लायबिलिटी होती है। आप इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको आप कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, या फिर आप लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल भी लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन है। आप मैथमेटिक्स अगर पढ़ा है तो आप ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि टोटल एसेट दे दिया गया है बिजनेस की जो है 2 लाख रुपए, एंड द नेट वर्थ यानी जो कैपिटल है वो 1,50,000 है, तो कैलकुलेट कीजिए क्रेडिटर। हम मानते हैं हमारे पास लायबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर ही हैं, तो क्रेडिटर्स कितने होंगे? क्रेडिटर जो होंगे एसेट यानी जो हमें 2 लाख रुपए दी गई है, उसमें से कैपिटल यानी जो हमें 1,50,000 दिया गया है वो लेस करें तो हमारे पास जो 50,000 होंगे वो क्रेडिटर होंगे। बड़ा ही आसान है। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अब एक बात का ख्याल रखिएगा, जो साल होता है हमारा, आप जानते ही हैं कोई भी साल जो होता है, मान लीजिए ये एक साल है, एक साल के 2 पॉइंट हैं, 2 एंड्स हैं, एक ये एंड है एक ये एंड है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन हमने क्या कहा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो इस टाइम में अकाउंटिंग इक्वेशन होगी उसमें हमारे पास जो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगी वो साल के शुरुआत में है, तो उसको हम कहेंगे ओपनिंग एसेट, ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग लायबिलिटी। दूसरी तरफ यहाँ जो क्लोजिंग में होगी उसमें एसेट जो होगी उसको क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लायबिलिटी होगी। अब साल के एंड में जो कैपिटल है और साल के ओपनिंग में जो कैपिटल है वो एक जैसे नहीं होती। उसके बीच अभी आपने देखा है हम प्रॉफिट ऐड भी करते हैं, लेस भी करते हैं। तो हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल है, उसमें अगर आपने प्रॉफिट ऐड किया होगा तो वो क्लोजिंग कैपिटल के बराबर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक कंक्लूजन और निकलता है, जो प्रॉफिट होगा वो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कहता है ए कमेंस बिजनेस, ए जो है बिजनेस शुरू करता है 1 अप्रैल 2011 with a capital of 5 lakh. On 1st March 2012, his asset worth rupees 7,80,000. यानी जो क्लोजिंग में कैपिटल दी गई है उसकी वो 7,80,000 दी गई है, एंड लायबिलिटी दी गई है क्लोजिंग में 70,000 दी गई। तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन दे, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम क्लोजिंग एसेट निकाल सकते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो हमने कहा जिस तरह से अगर उस पर्सन की कैपिटल जो है, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी होगा, अगर क्लोजिंग है तो हम क्लोजिंग निकाल सकते हैं। क्लोजिंग एसेट उसकी जो है यहाँ 31 यानी साल के एंड में जो है वो 7,80,000 एसेट है और 70,000 हमारे पास लायबिलिटी है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो रहेगी 7,10,000 रुपये। ये तो एक बात हुई। और साल के शुरुआत में कैपिटल कितनी थी? साल के शुरुआत में अगर कैपिटल देखें तो यहाँ 5 लाख थी और साल के एंड में कैपिटल जो है वो 7,10,000 है। इन दोनों में अंतर कहाँ से आया? जो अंतर आया होगा वो प्रॉफिट की वजह से आया होगा। तो हम कह सकते हैं 7,10,000 में से अगर हम 5 लाख रुपए लेस करें तो जो वैल्यू डिफरेंस आएगा 2,10,000 रुपये, वो साल के बीच में हुआ प्रॉफिट ही है। ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिएगा।